छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट के दावेदार सूची का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। बैक टू बैक बैठकों के बावजूद कांग्रेस की सूची में देरी हो रही है, जो दावेदारों की धड़कनें तो बढ़ा ही रही है, साथ ही बीजेपी को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सूची सही समय पर जारी की जाएगी। प्रक्रिया है चुनाव की, पार्टी की, जब समय आएगा हम सही समय पर अपनी लिस्ट निकालेंगे। हमारी इच्छा थी पहले निकालने की, लेकिन आप जानते हैं कि कई बातें बीच में आई, कुछ बातें हुई हैं, लेकिन हमारी चर्चा चल रही है, आप देख ही रहे हैं, आपसे हम छिपाते नहीं। पीईसी की मीटिंग हमारी लगातार चल रही है, तो समय आने पर हम निकालेंगे। बीजेपी कयास है कि मैराथन बैठकों से कांग्रेस 50 सीटों पर नाम फाइनल कर चुकी है, लेकिन 2 दर्जन सीटों पर पैनल शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं। कई सीटों पर कांग्रेस बड़ी संख्या में दावेदारों की चुनौती से जूझ रही है, तो नए चेहरों और सिटिंग विधायकों से भी जिताऊ कैंडिडेट को चुनना चुनौती बन रहा है। इधर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी दिलचस्प बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सीएम भूपेश बघेल का टिकट पक्का है, बाकी 70 विधायकों का कुछ नहीं कह सकते। हर पार्टी में कुछ न कुछ तब्दीली होती है परिस्थिति को देख के, तो उसकी संभावना यहाँ भी 71 के 71 को टिकट मिलेगा, कठिन बात है। एक टिकट मानिए पक्का है मुख्यमंत्री जी का, बाकी 70 जांच के दायरे में। कांग्रेस के 71 विधायकों में एक टिकट तो पक्की माननी चाहिए, बाकी 70 की जांच होगी और तब फिर ये होगा कि उस 70 में से कितनों को टिकट मिलेगी, कितनों को। इधर पहली सूची जारी कर चुकी बीजेपी के सामने कई सीटों पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की पहली सूची को लेकर बीजेपी तंज कसने का मौका नहीं चूकती। चंदेल का कहना है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची नहीं आ पाएगी। देखिए, कांग्रेस चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची की घोषणा नहीं हो पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस में अंतर्द्वंद इतना है, आपस की गुटबाजी इतनी है, खींचतान इतना है, चलेगी किसकी इसकी चिंता है। सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में व्यस्त हैं, कांग्रेस को टिकट दिलाने में व्यस्त नहीं। सूची को लेकर उठापटक का दौर जारी है, तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे भी। प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी और खड़गे के दौरे होने हैं। इधर बीजेपी भी परिवर्तन यात्रा के जरिए माहौल बनाने में व्यस्त है। आसार हैं कि बीजेपी की दूसरी सूची यात्रा के समापन के बाद ही देखने को मिलेगी। दोनों पार्टियों के टिकट जारी करने पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन इस बीच इंतजार और अंतर्कलह दोनों मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, बंसल न्यूज। भाजपा, आम आदमी पार्टी, बसपा और अब तो शिवसेना तक ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन जब कांग्रेस की लिस्ट की बात होती तो बस एक ही डायलॉग याद आता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कांग्रेस टिकट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है, और चुनाव की नाजुक घड़ी में इतना बेफिक्र तो वही होता है जो चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से श्योर हो। उस पर जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बयान आया, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस फिलहाल टिकट को लेकर जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। 25 सितंबर को चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसके बाद शायद एक और बैठक हो, और उसके बाद मामला सीईसी के पास जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अभी 10 से 15 दिन का वक्त और है। कांग्रेस ने चुनाव समिति की दर्जन भर बैठकें कर ली है, तो आखिरकार अभी तक उन बैठकों में हुआ क्या है? राजीव भवन से लेकर सेम हाउस तक, और उसके बाद तमाम तरह की बैठकें। जानकर तो ये भी बताते हैं कि कांग्रेस ने जो ओपन सिलेक्शन प्रोसेस से कैंडिडेट के चयन का फॉर्मूला अपनाया था, वो फेल हो गया है। जिलाध्यक्षों की मनमानी और उससे गहराए असंतोष के बाद पार्टी को नए सिरे से एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ रही है। उस पर सर्वे रिपोर्ट और जिलाध्यक्ष को भेजे आवेदन में भी, जिलाध्यक्ष के द्वारा जो आवेदन भेजे गए उसमें भी काफी अंतर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस भले ही बेफिक्री दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन समिति की बैठकों में उतना भी सन्नाटा और बेफिक्री नहीं है जितना पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो आखिर टिकट पर पेंच कहां फंस रहा है? क्या पार्टी वाकई में जीत के लिए पूरी तरह से इत्मीनान है, या फिर मौजूदा विधायकों के टिकट काटने पर असंतोष गहराने की चिंता है? आखिरकार टिकट के लिए इतना लंबा वक्त लेने की वजह क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं चर्चाओं का दौर। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले आरपी सिंह साहब के पास चलता हूं। सिंह साहब,
पार्टी में सब कुछ फील गुड तो है ना, आखिर इतना लंबा वक्त लग रहा है टिकट में। इसके पहले हम लोगों ने नहीं देखा, 2003 में नहीं देखा, 8 में नहीं देखा, 13 में नहीं देखा। चुनाव समितियों की इतनी सारी बैठकें हो गई लेकिन नतीजा अभी तक नहीं आ पा रहा है। सिंह साहब देखिए, चाहे 3 की बात हो, चाहे 8 की बात हो, या 13 की बात हो, 18 की बात हो, आपने कब देखा कि कांग्रेस पार्टी ने 90 दिन पहले प्रत्याशी सूची जारी की? ऐसा तो आज तक नहीं। मेरी याददाश्त में कम से कम 30 साल से पार्टी में मैं हूं। दूसरी बात, हमारा सिस्टम बना हुआ है। हम नीचे ब्लॉक लेवल से आवेदन मंगाए, जिला स्तर पर आए, जिला स्तर से आवेदनों की छटनी हो कि यहाँ आ गई। ये आप सच कह रहे हैं कि कुछ जिलों में शिकायतें आई कि पैनल में गड़बड़ियाँ की गई हैं, लेकिन कांग्रेस की टिकट के लिए पैनल में नाम आ जाना कोई अंतिम और अनिवार्य शर्त नहीं है, वो प्राथमिक शर्त है। उसका पार्टी का अपने सर्वेज होते हैं, लोकल जो हमारे लीडर्स हैं उनका जो हमारे सीनियर लीडर्स को इनपुट मिलता है वो है। उसके बाद फिर से स्वतंत्र एक सर्वे होता है जिसमें विजिबिलिटी, पार्टी में टिकट किसको मिले ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। विजिबिलिटी, कौन जीत सकता है। बीजेपी ने चाहे 21 लोगों की सूची जारी कर दी है, 21 सीटों पर पिछले 10 साल में आप कब जीते थे? कभी नहीं। कब? और 21 में कितने जीतने वाले हैं? मैं तो दावा करता हूं, आप उसमें से उठा के फोन लगा लीजिए, 3/4 लोगों के फोन बंद हैं। इनके बड़े नेता आराम विचार नेता यही पड़े हुए एक हफ्ता से। तो पहले टिकट देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने मैदान मार लिया। चुनावी रणनीति में मुख्य चीज ये होती है कि सामने वाली की राजनीति को समझिए, उनकी चालों को समझिए, उसके हिसाब से ऐसी बिसात बिछाइए कि आप उसमें जीतें और जीत आपकी सुनिश्चित हो। पिछले चुनाव में आपने देखा, हमने टिकट बांटने में कोई हड़बड़ी नहीं की, बहुत इत्मीनान के साथ संतुष्ट हो जाने के बाद टिकट बांटी, और यही वजह रही कि 15 साल की सरकार महज 15 सीट पे सिमट गई। उसके बाद भी आपने देखा, हम 5 साल में 2 साल हमारे कोविड में चले गए, इसके बावजूद हम जो है 5 बाई इलेक्शन लड़े, 5 में हमने बहुत इत्मीनान के साथ टिकट बांटे। नतीजा हमारे सामने था कि 5 में 5 हम जीते। नगर निगम के 14 चुनाव हुए, हमने इसी फार्मूले से टिकट बांटी, 14 में 14 जीते। जिला पंचायतों में 90% अधिक सीट हमारी है, हम जीत के बैठे हुए हैं। तो बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए कि उनकी सूची कब आ रही है। कांग्रेस के बारे में चिंता उनको होने की आवश्यकता नहीं है। केदारनाथ जी, आपके टिकट पर तो सवाल हम बाद में पूछेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आप अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का दौरा क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? कांग्रेस आप लोगों की इस हालत पर खूब मजे ले रही। केदार जी, बड़े नेता किसको मानते हैं कांग्रेसी, ये तो मैं नहीं जानता, पर हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे, वो कुछ पूछ के गए, उसी का जवाब नहीं दे पाए। गोवा के मुख्यमंत्री आए, क्या वो बड़े नहीं है? अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या बड़े नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हो रहा है, वो बड़े नहीं है? ये बड़ा किसको मानते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मैंने नाम बता दिया कि कौन आ रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा आए, बहुत सारी बातें पूछ के गए, उसका जवाब नहीं था इनके पास। मेरा प्रश्न एक ही है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे कि एक टिकट तो पक्की है, और नारा भी वही लगाते हैं, भूपेश है तो भरोसा है, पर 21 के सामने एक दे देते। उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई उनको दे सकते हैं, उनका भी ऐतराज नहीं है। एक टिकट घोषित नहीं करते, कभी बोलते हैं 3, 13, 18, 9, 22, वो सब मैं नहीं जानता। ये जैसे ही टिकट घोषित करेंगे ना आदित्य जी, वो इतना बड़ा असंतोष कांग्रेस पार्टी के अंदर है कि विस्फोट हो जाएगा, और जीत हार तो ये जानते हैं कि हार तो इनकी तय है। जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा होगी ना, कुर्सियां टूटेगी, कांच फूट जाएंगे राजीव गांधी भवन के, कांग्रेस पार्टी कार्यालय के। इतना असंतोष है भाई, जहां जाते हैं वहां बोलते हैं कि उनके 12 लोग तैयार है टिकट लड़ने के लिए, और हमारा ये काम नहीं किया। कार्यकर्ताओं में बड़ा असंतोष है, किसी का कोई काम नहीं हुआ, और ऊपर से कुछ तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अब ये मान रहे हैं कि इतना अपराध बढ़ गया है प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी आने वाली नहीं है। इनके नेता ही कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं भैया इस बार तो पूरा मामला ही साफ है, सुपड़ा साफ है। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, भूपेश बघेल जी के विधानसभा में हमने कैंडिडेट दे दिया। पूरी कांग्रेस पार्टी ये मानती है भूपेश है तो भरोसा है। अब दीपक बैज जी भी कहते हैं कि पंजा है तो भरोसा है, भूपेश का नाम हटा दिया। शैलजा जी भी कहती हैं कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और उप मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया। मैं सुन रहा था अभी आते आते, बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कहा कि एक सीट तो पक्की है,
अरे पक्की है तो उसी को घोषित कर दो। और हमारे जो 21 प्रत्याशी तय हुए हैं उनके चुनाव कार्यालय खुल गए। ये मेरे भाई कह रहे थे फोन बंद है, चुनाव कार्यालय खुल गए, घूम घूम के काम कर रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है। और परिवर्तन यात्रा तो बेगजब की चल रही है, पूरा जन सैलाब उड़ रहा है, उमड़ पड़ रहा है। पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता परिवर्तन यात्रा में आ रहे हैं और जनता का सहयोग मिल रहा है। मैं मांग करता हूं इनसे कि अगर इन्होंने एक सीट भी घोषित कर दी ना तो मैं मान जाऊंगा कि कांग्रेस में अभी दम बाकी है। हमने तो 21 घोषित की, 90 में एक कह रहा हूं मैं, एक पाटन से घोषित कर दे मुख्यमंत्री जी को। चंद्रकांत साहब, टिकट को लेकर कांग्रेस की हालत क्या है? टिकट में वाकई में देरी हो रही है? इसके पीछे कोई वजह है जो आपको समझ में आ रही है? चंद्रकांत साहब देखिए आदित्य जी, पारंपरिक राजनीति की बात करें तो उस समय अलग अलग नेता, उनके अलग अलग धड़े, यह प्रमुख रहा, जिसमें प्रायः जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होती थी उसके बाद इसके ऊपर कांग्रेस एक्सरसाइज करती थी। लेकिन अभी जिस तरह से बीजेपी अपने कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी की तो कांग्रेस में भी सभी स्तरों पर एक्सरसाइज दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी पार्टी सत्ता में रहती है आदित्य जी, उनके सामने एक कठिनाई होती है कि उनके जो सिटिंग एमएलए होते हैं उनका चेहरा कहीं जनता के साथ मैच कर रहा है कि मिसमैच कर रहा है, एक प्रमुख विषय होता है जिसके डीमेरिट से बचने के लिए वह पार्टी और वह मंथन करती है। और मंथन करने के बाद जब सूचियों की डिक्लेरेशन करती है तो उस समय काफ़ी कम अवसर रहता है जो बागी हो करके चुनाव लड़ने का मूड बनाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि पहले से प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद उन प्रत्याशियों को पर्याप्त समय तो मिलता है, लेकिन उनके सामने और तरह तरह की चुनौतियां आ रहती हैं। लेकिन मूल प्रश्न यह है, कांग्रेस पार्टी में विभिन्न धड़े, सबके साथ कॉम्बिनेशन, जैसा अभी आरपी जी बोल रहे थे कि जिला अध्यक्ष जो लोग रिकमेंड किए हैं वहाँ से पैनल बना है, पैनल आखिरी डिसीजन नहीं होता, हम आंतरिक सर्वे भी कराते हैं। तो इन सब पहलुओं को देख करके लगता है, चूंकि अभी इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन नहीं निकला है, इसलिए कांग्रेस काफ़ी समय लेकर के इसमें और मंथन करने का प्रयास कर रही है। आरपी सिंह जी, कई बार ये देर होती तो कई लोग उसमें कमजोरी समझ लेते हैं, कई लोग सोचते हैं कि इसके पीछे कोई डर होता है। अब वो डर अलग अलग तरह का हो सकता है, बगावत हो, पार्टी छोड़कर जाने का हो, कमजोर प्रत्याशी के चयन की भी बात सामने आ सकती है, या मजबूत प्रत्याशी देने का अवसर की भी बात आती है। आपको क्या लग रहा है देरी की इसके पीछे वजह? आरपी सिंह साहब देखिए, अच्छा सवाल पूछा, आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो केदार भाई ने एक बात बड़ी जोर से कही कि वो जीतने वाले हैं चुनाव। तो हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पर दूध, आटा, दाल, चावल से लेकर कफन तक पर जीएसटी मोदी जी ने लगा दिया है। सिर्फ एक ही छोड़ कर रखे हुए है, सपने देखना। तो सपना देखना मोदी जी ने जीएसटी फ्री किया है। दिल खोल कर सपना देखिए, दिन में देखिए, रात में देखिए, सुबह जागते हुए देखिए। दूसरी बात, 15 साल बीजेपी यहाँ सत्ता में थी। अगर 90 दिन पहले सूची जारी करना जीत का फार्मूला था तो 15 साल बीजेपी को ये फार्मूला याद क्यों नहीं आया? आपको अभी कब याद आया जब आपकी घटते घटते 13 सीटें आ गई हैं, वोट शेयर का अंतर है वो बढ़ के 10% है, वोटों की संख्या बढ़ के कितनी 14 लाख है। तो ये कोई फार्मूला होता कि 90 दिन पहले सूची जारी करने से जीत जाते तो ये 15 साल में आपने भी किया होता। आपने क्यों नहीं किया? हमने तो पिछले 15 साल में भले चुनाव हार गए, लेकिन हमारे हार जीत का अंतर कभी भी 0.3% से ऊपर नहीं गया। अंतिम वाला तो 0.5% था, पूरे राज्य में गिन के 90,000 वोटों का अंतर था। लेकिन हमारा जो फार्मूला हमने आजमाया है उसी फार्मूले से हम आपको हरा के सत्ता में बैठे हैं और वोटों का प्रतिशत बढ़कर हो गया 10%। ये अपनी घबराहट को छुपाने वाली बात है। दूसरी बात, इन्होंने कहा परिवर्तन यात्रा। मेरे एक पत्रकार मित्र ने कल जीपीएम से एक मुझे वीडियो भेजा है, मैं आपको दे दूंगा जाते से पहले। उसमें बीजेपी के नारायण चंदेल जी भाषण दे रहे हैं। मुश्किल से 5 आदमी सुनकर उनका भाषण सुन रहे हैं और पीछे पंडाल वाला अपनी कुर्सियां उठा उठा के गाड़ी में डाल रहा है। मैं स्थानीय लोगों से बात किया, बोले भैया ये परिवर्तन यात्रा नहीं है, इसको देख के ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंतिम यात्रा निकल रही है। तो परिवर्तन यात्रा का क्या फीडबैक? आप खुद पत्रकार इतने सीनियर आदमी हैं। बस्तर में यात्रा का हाल क्या था? अमित शाह जी क्यों नहीं आए भाई? अमित शाह जी के बारे में कहा गया कि मौसम खराब हो गया है इसलिए दिल्ली से उड़ान नहीं भर सके। चलो अच्छी बात, मैं सहमत हो जाता हूँ। दिल्ली से औसत 8 से 9 रेगुलर फ्लाइट्स रायपुर आती हैं। उस दिन कितनी फ्लाइट्स का ऑपरेशन कैंसिल हुआ था? किसी एक का भी नहीं। और चलिए मौसम खराब था तो केंद्रीय मंत्री अपना ईरानी जी कैसे आ गई? और जब ईरानी जगदलपुर आ ही गई
तो वहां से गीधन जाने में उनको क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि उस यात्रा में 50 लोग अब साथ चल रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी कितना भी झूठ बोल ले, कितना दुष्प्रचार कर ले, जो नंगी आंखों से दिखाई देता है उस सच को आप कैसे छुपा पाओगे? जी केदार जी, आप लोग शाह जी का प्रोग्राम तय नहीं करवा पा रहे हैं। चर्चा तो है कि आप लोगों का होमवर्क जो दिया गया था अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। वैसे दूसरी लिस्ट अब तक आपकी जारी नहीं हुई, क्योंकि पहली लिस्ट में ही बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा रायता फैल चुका है। कुछ प्रत्याशियों की जो जानकारी है, सरगुजा में किसी कोई सीडी वायरल हो रही है, वहां के लोगों का विरोध है, रामविचार जी रायपुर में ही है। ये हो क्या रहा है? क्या कोई दिक्कत हो रही पहली लिस्ट जारी होने के बाद? गुप्ता साहब, देखिए, पहली बात तो जो मेरे आरपी भाई ने बोली आंखें नंगी होती है, तो नंगी तो होती है, पर उसमें पलक का एक हल्का सी परत होता है जिसको ये मूंद लिए है। और ये जो मूंद लिए है ना, इसके कारण इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। परिवर्तन यात्रा में जगदलपुर में हजारों लाखों की संख्या में लोग थे, और आप देखेंगे कि जो जगदलपुर में सभा हुई ना, बैठने की जगह नहीं थी। तो नंगी आंखों को इन्होंने पलकों से बंद कर लिया। भय है, डर है, लगातार सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। अरे जय स्तंभ चौक में एएसपी ऑफिस के नीचे मल्टी लेवल पार्किंग में 2 दिन एक नाबालिग बच्ची को रख के 3 लोग रैप करते हैं, जिसमें वो एएसपी ऊपर रहते। जय स्तंभ चौक है, तो इनकी आंखें बंद है, खुलेगी कब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो परिवर्तन है ना, जनता मांग रही है। इन्होंने सपने की बात कही ना, तो मैं नहीं देख रहा, भाजपा के कार्यकर्ता ही खाली नहीं देख रहे, अब तो पूरी प्रदेश की जनता ने सपना भी देखा है और ठान भी लिया है कि इस सपने को साकार करेंगे और परिवर्तन करके छोड़ेंगे, जो कांग्रेस की हरकतों से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अरे भाई, हमने 21 टिकटों की घोषणा कर दी, आप बोलते हैं हम 5 उपचुनाव जीत गए तो आप घोषणा क्यों नहीं कर पा रहे टिकटों की? आज डिबेट टिकट पे है। टिकट की बात करें, ये कहते हैं ब्लॉक से जिले में, जिले से ऊपर नीचे चारों तरफ आ गया। शैलजा जी बैठ गई, आ गए आपके प्रियंका जी आ गई, राहुल जी आ गए, खड़गे जी आ गए, सब जी तो आ गए, अब कोई जी तो बचा नहीं। उसके बाद भी आप टिकट की घोषणा नहीं कर रहे। कांग्रेस में बड़ा असंतोष है। नोटों के बंडल के साथ इनके विधायकों के फोटो आते हैं, तो मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, वो पैसों की तरफ देख नहीं रहा। वाह, पैसों की तरफ देख नहीं रहा, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे विधायक जो भ्रष्ट हैं, मैं उनके टिकट को बदल पाऊंगा। ऐसा कहने में उनको किस प्रकार का डर है भाई? सामने तो पैसा रखा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आदित्य जी, इनके मंत्री बार बार कह रहे थे, मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष थे, विधानसभा में कहा डीएमएफ में घोटाला हो रहा है, अब पकड़ा जा रहा है वो जब ईडी आ रही है डीएमएफ घोटाला। और जयसिंह अग्रवाल कहते थे कि कोरबा में सड़क बनाओ तो रानू साहू पैसे मांगती है, आईएएस है, कलेक्टर थी, आज वो जेल के अंदर है। तो भ्रष्टाचार और अपराध इतना बढ़ गया। साथ में जयसिंह अग्रवाल कैबिनेट मंत्री है, मोहन मरकाम प्रदेश के अध्यक्ष थे, आज मंत्री बनाए, डर के मारेगी मोहन जी मत बोलो, मंत्री बन जाओ। तो ये हाल है कांग्रेस का। अब ये टिकट किसको देंगे और कहां से देंगे और कैसे देंगे? कोई नोट वोट लूट रहा है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई डीएमएफ में है, और लगातार अपराध की दरें बढ़ती जा रही है। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि छत्तीसगढ़ बहुत ही भयाक्रांत स्थिति से गुजर रहा है। चंद्रकांत साहब, टिकट की जल्दबाजी और देरी करने में फायदा और नुकसान क्या होता है? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने पहले जारी कर दिया है, पार्टी को फायदा मिलता है पहले जारी करने से टिकट? चंद्रकांत साहब, आदित्य जी, भारत में और सभी सूबों में, प्रदेशों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है, और इसको दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल अच्छी तरह से जानते हैं। कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण ये टिकट का जो वितरण करते हैं उसको सोच समझ के और अपने कई आयामों में नाप तौल के बाद उस प्रत्याशी का वो सूची जारी करते हैं। लेकिन दूसरी बात है, बीजेपी जिस तरह से जिन सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित की है, पार्टी संगठन के रूप में वो अपने प्रत्याशी को पर्याप्त समय देना चाहती, क्योंकि उन सीटों पर बीजेपी कई जगह बड़े मार्जिन से भी चुनाव हारी थी। यह प्रमुख कारण था। बाकी सीटों के ऊपर भी बीजेपी अभी डिक्लेयर नहीं की। तो यहाँ छत्तीसगढ़ के परिवेश में और फ्रंटल लेवल से लेकर के रोज राजनीति जो बदल रही, क्या सामाजिक समीकरण होगा, क्या जातिगत समीकरण होगा, ये महिला आरक्षण आ गया तो ये दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए तो एक अवसर है। छत्तीसगढ़ का एक सही में मॉडल देना चाहते हैं। 33% दे दें, वो 26 आएगा, 31 आएगा, वो बात छोड़िएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरह से स्टेटमेंट आया है उस हिसाब से सुअवसर है, जिसमें 29.7 मतलब 30 सीट दोनों पार्टियां अपनी महिला प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती हैं, एक गुंजाइश है। लेकिन फिर उसमें देखा जाएगा कि क्या वो महिला प्रत्याशी
सभी पार्टी के मापदंड के अनुसार जिताऊ प्रत्याशी हो सकती हैं कि नहीं, तो ये काफी राजनीति में रोज नए नए परिवर्तन हो रहे हैं और अभी टिकट वितरण में इसको लिंगारान किया गया है। हो सकता है ऐसे विषयों का भी दोनों पार्टी समावेश करना चाहेगी। सिंह साहब, अब तक कितने प्रत्याशियों पर पेंच फंसा हुआ है? सिंहदेव साहब कह रहे हैं केवल एक सीट को छोड़कर पूरे 70 पर पेंच है। वो एक सीट कौन सी है, आपको तो पता ही होगा सिंह साहब। देखिए, सिंहदेव साहब का ऐसा कहना भी भारतीय जनता पार्टी को खुश करने की एक रणनीति है। आखिर एक सीट कहने से कितने उछल रहे हैं मेरे मित्र। और 21 जो जारी हुई है उनकी क्या दुर्गति है मैं बताता हूँ। 4-5 नाम तो मैं गिना देता हूँ। सरायपाली में इन्होंने एक टिकट दिया। इनका पूर्व प्रत्याशी अगले दिन विरोध करते हुए कांग्रेस भवन में आके 2000 साथियों के साथ श्याम तांडी जी कांग्रेस प्रवेश कर लिए। इन्होंने राजीव में टिकट दिया है, जो आदमी बीजेपी का था ही नहीं, जो कि कांग्रेस से 1 साल पहले बीजेपी में आया है। वहां गुस्सा शांत करने के लिए धर्मलाल कौशिक जी को भेजा गया। वहां के जिला अध्यक्ष ने प्रत्याशी को पार्टी बाहर निकाल दी, बोले कार्यालय से बाहर चलो, उसके बाद बात होगी। और बात होने के बाद फिर यह हुआ कि अगर बदला नहीं गया तो ये हारेगा। सरगुजा में आप देखिए, धर्मांतरण के नाम पर पूरे राज्य में छाती पीटते घूम रहे थे। और धर्मांतरित एक अपना काल समुदाय के आदमी को इन्होंने टिकट दिया हुआ है। एक महिला नेत्री जिसका नाम नहीं लूंगा, उनके बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये तो पूरी कहानी है, अगर कहने बैठूंगा तो बहुत लंबा जाएगा। दूसरा ये बोले अपराध अपराध अपराध। ठीक है साहब, एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए। भाई रमन सिंह के कार्यकाल में तो हमने देखा है ना कि सरकारी संरक्षण में सरकारी बलात्कार होता था। सरकारी बलात्कार शब्द के इसलिए मैं अपना इस्तेमाल कर रहा हूं कि आमाडोला में हमने देखा, बालोद में हमने देखा, हमने कांकेर में देखा। सरकारी आश्रम में पढ़ने वाली आदिवासी बच्ची से सरकारी शिक्षक बलात्कार करता था और सरकार का संरक्षण। रमन सिंह खुद मुख्यमंत्री रहे 15 वर्षों तक। उनका न सचिव ओपी गुप्ता एक जो है आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता रहा। उसके परिजन घूमते रहे रिपोर्ट लिखाने के लिए। कहीं अपराध कायम हुआ? नहीं हुआ। हमारी सरकार आई सीधे अंदर। भानु प्रतापपुर की बात करें, बलात्कारियों को आपने टिकट दिया। मैं वो आदमी हूं जो तत्कालीन अध्यक्ष के साथ जाकर वहां पत्रकार वार्ता लिया और सारे दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। क्या आपने बीच में बोलिए, एकदम बीच में नहीं, सुन लीजिए। क्या आपने भानु प्रतापपुर में उस बलात्कारी आदमी को हटाया? नहीं हटाया। पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी हो गई। अब ये कहते हैं भ्रष्टाचार। चलिए साहब, हम भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं। रमन सिंह तो मुख्यमंत्री थे। रायगढ़ में कार्य समिति के बैठक में हाथ जोड़ के कहा उन्होंने, बस 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 20 साल सत्ता में रहेंगे। कमीशन खोरी की बात ये देखिए कि 36,000 करोड़ का नाम घोटाला होता है जी। कौन सीएम मैडम है, कौन सीएम साहब है। हम जब जांच कराने जाते हैं आदित्य भाई, तो इन्हीं के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष भाग के हाई कोर्ट चलेगा। माई बाप जांच मत कीजिए। अरे आप जब गलत नहीं हो तो जांच को बाधित क्यों कर रहे हो? और लूट खसोट का इतना पैसा बीजेपी के पास था कि रमन सिंह के पुत्र को पनामा वर्जिन आइलैंड में जाके खाता खुलवाना पड़ा। इस देश के बैंक जो है कम पड़ गए थे। तो सूप बोले तो बोले छल्ली, क्या बोले इसमें हजारों छेद। गुप्ता साहब, आपकी दूसरी लिस्ट क्यों अटक गई? नड्डा जी के बंगले पर आप लोगों की बैठक सप्ताह भर पहले हुई थी, मोदी जी के जाने के बाद होनी थी। मोदी जी फिर से दोबारा आने वाले हैं, लिस्ट का आता पता नहीं है अभी तक। गुप्ता साहब, पहली बात तो पूरा जवाब आरपी सिंह जी का फटाफट देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। पनामा घोटाला कांड सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें झड़का के भगा दिया कि ये शून्य है, जबरदस्ती आते हो, आज भी जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात 36,000 करोड़ नान घोटाला की इन्होंने बात की। आलोक शुक्ला मुख्य आरोपी थे, जेल के अंदर थे। जैसे इनकी सरकार आई जमानत पर छुड़वाए। और बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो। आपका समय आएगा फिर आप कह लेना, आप कह लेना। आप झूठ बोल रहे थे इतनी देर तक, मैं सुन रहा था। मैं कह रहा हूं उसका जवाब सुन लो। इतना तिलमिलाओ मत, पूरा तिलमिला चुके हो। राम राम की बेरा है आपका। नवंबर 2023 में सुपड़ा साफ है। मैं 36,000 घोटाले की बात कर रहा हूं। 4.5 साल से आपकी सरकार है, ताली बजाते बैठे हो क्या? क्यों नहीं देख रहे जेल? बड़ा घोटाला है। उसके बाद मुझे बताओ, शराब घोटाला कांड, शराब घोटाला कांड में आप क्या कर रहे हो? शराब घोटाला कांड का जवाब दो। 5,000 चावल घोटाला का जवाब दो। खा गया पैसा आपने, खोले की दलाली करते हो आप लोग। लगातार अपराध हो रहे हैं। आदित्य भाई ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहे थे। मुझे बताओ जय स्तंभ चौक में एनसीआरबी की रिपोर्ट में लिखा है क्या? मुझे बताओ सुकमा का लिखा है क्या? रमनपुर में दर्शिका के साथ बलात्कार कर दिया, उसका लिखा है क्या? मलकीत को मार डाला, खाली हिंदुस्तान का बात बोल रहा है इसलिए मार डाला, वो एनसीआरबी में लिखा है क्या? खाली बैठे समाचार पत्रों को फाड़कर फेंके। क्या उस बच्ची के पास गया कांग्रेस का नेता की तेरे साथ 2 दिन से बलात्कार कर रहे हैं एसपी ऑफिस के नीचे? बताओ मुझे,
वो शिक्षिका के साथ बलात्कार होता है और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करते हैं। 4.5 साल से इनकी सरकार है, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो भेजे जेल, और अब जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं लगातार जेल जा रहा है। इनकी कोई बात को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि क्या जेल में नहीं है इनके अधिकारी, इनके लोग? किस लिए चले गए जेल में बताओ? आज उनकी जमानत तक के नहीं होती है और ये बात करते हैं एनसीआरबी की, तो ये बलात्कार हो रहा है, वो झूठी बात है क्या? सामूहिक बलात्कार हो रहा है, झूठी है क्या? मुझे दुख होता है आदित्य जी, मुझे दुख होता है। ये बलात्कार हो रहा है मेरे बहनों के यहाँ छत्तीसगढ़ में, और ये कहते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट। क्या आप इनको झूठ बोलते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, दूसरी लिस्ट का भी अता पता नहीं है। कांग्रेस की पहली लिस्ट अब तक नहीं आ पाई है। कुल मिलाकर पेच फंसा हुआ है। जनता इंतजार कर रही कब पहली लिस्ट आएगी कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी कब दूसरी लिस्ट जारी करेगी। फिलहाल इलेक्शन में जो गर्मा गर्मी होती है वो गर्मा गर्मी मैं अभी से महसूस कर रहा हूं। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।